उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म, शुरू हुई वोटों की गिनती। देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए हो रहे मतदान का समय पूर्ण हो गया है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इस पद के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा के बीच मुकाबला है। वहीं आज ही इस चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। नतीजे घोषित होने के बाद पीएम मोदी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से मिलने उनके आवास पर जा सकते हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल धनखड़ की जीत सुनिश्चित लग रही है। विपक्षी दलों में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतभेद भी सामने आए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने अल्वा के नाम की घोषणा से पहले सहमति नहीं बनाने की कोशिशों का हवाला देते हुए मतदान प्रक्रिया से दूर रहने की घोषणा की है। मनीष सिसोदिया ने कहा, एलजी की मंजूरी से बनी थी नई शराब नीति, सीबीआई कर ले जांच। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच की बात कही है। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की नई शराब नीति को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। सिसोदिया ने कहा कि नई शराब नीति को रद्द करने का फैसला उपराज्यपाल ने बिना कैबिनेट से बात किए बदला। इससे दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। हम इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है समझने वाली कि जब एलजी साहब ने ये बिना कैबिनेट से डिस्कस किए, बिना सरकार से डिस्कस किए अपना निर्णय बदला और पहले से मंजूर, अपने से ही मंजूर पॉलिसी को अपने ही लेवल पे बदलने की कोशिश की, और जब दुकानें नहीं खुल पाईं तो कुछ लोगों की तो दुकानें नहीं खुल पाईं, लेकिन कुछ की खुल गईं। और जिन लोगों की खुली, क्योंकि दिल्ली में तो पहले ऐसे शराब बिक रही थी, जिन लोगों की दुकानें खुली उनको करोड़ों रुपये का फ़ायदा हुआ, हज़ारों करोड़ रुपये का फ़ायदा हुआ। जिन लोगों को अनऑथराइज एरिया में दुकानें खोलने का लाइसेंस मिला था उनकी नहीं खुली, और जिनको अनऑथराइज एरिया में मिला था उनकी दुकानें खुल गईं। इससे जानबूझ के उनको फ़ायदा पहुंचाया गया ताकि कुछ वेंडर्स को फ़ायदा पहुंचे और कुछ को नुकसान पहुंचे। मैंने आपके सामने इसलिए रखा, मैं इसीलिए इस मामले को पूरे को सीबीआई के सामने भेज रहा हूं कि इस मामले की जांच होना बहुत ज़रूरी है कि कैबिनेट से, सरकार से पास प्रस्ताव जो एलजी साहब ने पहले मंजूर कर दिया था उसको स्टैंड पे उन्होंने चेंज क्यों किया। वर्षों से पुरानी पॉलिसी में भी जिस तरह से दुकानें अनऑथराइज एरिया में एलजी ऑफिस से मंजूर होती आई थीं, अचानक एलजी ऑफिस ने अपना स्टैंड चेंज करके, एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज करके उन दुकानों को फ़ायदा क्यों पहुंचाया जिनकी दुकानें खुल गई थीं। इससे सरकार को बहुत नुकसान हुआ, जबकि सरकार ने उनको लिख के भी दिया कि आपका जो ये स्टैंड है इसकी वजह से सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उसके बावजूद उन्होंने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया, बल्कि डीडीएवीसी की एक कमेटी बनाई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला और अंततः सरकार को उस बीते वित्त वर्ष में हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये आज अगर निर्णय बदला नहीं होता तो सरकार को हज़ारों करोड़ रुपये मिलते। निर्णय बदलने से सरकार का भी हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ और उन दुकानदारों का जिनकी दुकानें खुल गई थीं, जिनके पक्ष में ये फैसला गया, उनको हज़ारों करोड़ का फ़ायदा हुआ। तो 48 घंटे पहले ये फैसला क्यों बदला गया, इनसे किन किन दुकानदारों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और एलजी साहब ने ये निर्णय खुद लिया या किसी के दबाव में लिया, और इसके बदले किस किस को कितना फ़ायदा पहुंचा, इन सारे प्रश्नों की जांच होना बहुत ज़रूरी है। मैंने सीबीआई को लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई इस पर निष्पक्षता से जांच करेगी। अखिलेश यादव का संगीन आरोप, का तिरंगे के बहाने दंगा करा सकती है बीजेपी। अखिलेश यादव ने भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है इसके लिए मैं सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी तिरंगे के साथ दंगा भी फैला सकती है। बीजेपी तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कई ऐसी घटना भी करा सकती है जिससे समाज में दूरियां बन जाए। पूरे देश को ये बात समझनी चाहिए कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग, पॉलिटिकल पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आरएसएस की पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है, और उन्होंने आज अगर झंडा नहीं लगाया है, अगर उनका इतिहास उठा करके देखेंगे, बरसों बरस उन्होंने भारत का झंडा अपने स्थान पर नहीं लगाया है। अखिलेश जी, इस पर केशव मौर्य जी का कहना है कि जो आरएसएस है वो राष्ट्रीय पर्व पर झंडा लगाता है। उन्होंने तो आपके लिए कहा है कि 1 महीना वो भी शाखा ज्वाइन करे तो उन्हें पता चलेगा वहाँ का। देखिए, बीजेपी के लोग हमेशा बांट करके राज करते हैं। वो जानते हैं कि डिप्टी सीएम को आगे करने का मतलब है कि वो पिछड़े हैं, उसका लाभ उठा रही है बीजेपी।
और वो ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ धोखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो पिछड़े, दलित और खासकर मुसलमान भाइयों के साथ। और आज के दिन जब हम जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं तो वही पुरानी समाजवादी लड़ाई जिसको नेताजी और तमाम समाजवादी लोग कहते रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। हम समाजवादी लोग आज जब छोटे लोहिया को याद कर रहे हैं तो ये भी संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जाति जनगणना का काम कैसे हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और जब कभी भी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना कराई जाएगी। और इसके साथ साथ ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। आपको याद होगा कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी जो जिससे वो पार्टी निकली है उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया। और लखनऊ में अगर तिरंगा सबसे बड़ा देखोगे तो जहां हम और आप खड़े हैं ये वही स्थान है जहां सबसे ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है। समाजवादियों ने एक जगह तिरंगा नहीं लगाया है। ये राष्ट्र का तिरंगा झंडा समाजवादियों ने जहां जनेश्वर मिश्र पार्क में लगाया है वहीं और जगह भी लगाए हैं। नोएडा में महिला से बदसलूकी मामले में सांसद महेश शर्मा बोले 48 घंटे में जेल में होगा श्रीकांत त्यागी। खुद को भाजपा का नेता बताकर एक महिला से बदसलूकी करने और रौब झाड़ने वाला स्थानीय नेता श्रीकांत त्यागी वीडियो वायरल होने के बाद से फरार है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसकी दबिश के लिए पुलिस ने 4 टीमें गठित की है। पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की पत्नी और ड्राइवर समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि श्रीकांत की तलाश जारी है। मामले के तूल पकड़ने के बाद नोएडा के सांसद महेश शर्मा यहाँ पहुंचे और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। या किसी भी तरह से उत्पीड़न करे तो वो हमारे जिलाध्यक्ष को बताएं, मुझे बताएं, बिना किसी हिचक के बताएं। हम आपके साथ खड़े हैं और किसी की भी सुरक्षा में कोई चूक ना हो ये हमने यहाँ के पुलिस अधिकारियों को आदेशित किया है। धन्यवाद। काबुल में बम धमाका, 8 लोगों की मौत, 18 घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शिया मस्जिद के पास सिलसिलेवार 2 बम धमाकों में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 घायल हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी कुख्यात आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट ने ली है। हादसे की पुष्टि काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जादरान ने की। जादरान ने कहा कि विस्फोट पुलिस जिला संख्या 6 के सरे कारीज इलाके में हुआ। अधिकारी के अनुसार राहगीरों को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक उपकरण एक हाथ ठेले में रखा गया था। कुछ दिनों पहले काबुल में सुरक्षा बलों के एक ऑपरेशन में इस्लामिक स्टेट समूह के कई आतंकवादी मारे गए थे। तालिबानी अधिकारी ने कहा कि इस बात की संभावना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि ज्यादातर घायलों को गंभीर चोटें आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।